हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट जो ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया था कौन सा बेटर है। अब हम देखेंगे एक्सपीरियंस विद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है। द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जनरली मेट विथ ओनली लिमिटेड सक्सेस और विथ फेलियर। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू किया था वो फेलियर हम कह सकते हैं कि एक तरीके का फेलियर हो गया, बहुत लिमिटेड सक्सेस उन्हें मिला था। वेरी हाई रेट्स ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन इन द रेंज ऑफ 100 to 200% और मोर वर कॉमन ड्यूरिंग 50s, 60s and 70s in such nations as India, पाकिस्तान, अर्जेंटीना एंड नाइजीरिया। तो क्या कह रहे हैं कि इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन जो वो प्रोवाइड कर रहे थे अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, वो कुछ 100 से 200% तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। कब? 50s, 60s एंड 70s में, कौन से नेशन में? इंडिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, नाइजीरिया में। These led to very inefficient domestic industry and very high prices for domestic consumer। तो इस वजह से क्या हो गया, प्रोटेक्शन जब प्रोवाइड कर दिया इफेक्टिव प्रोटेक्शन, तो जो इनएफिशिएंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बढ़ती गई, क्योंकि प्रोटेक्शन मिल रहा है उनको। तो जितने भी हम कह सकते हैं जो अच्छे से काम नहीं कर रही वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई, ग्रो होती गई। और इस वजह से दूसरी चीज़ क्या देखने को मिली, इफेक्टिव प्रोटेक्शन की वजह से डोमेस्टिक कंज्यूमर को बहुत हाई प्राइसेस फेस करने को मिला। Sometimes the foreign currency value of imported inputs was greater than the foreign currency value of output produced, that is negative value added। कभी कभी क्या होता था कि जो imported inputs थे, देखो हम inputs यूज़ करते हैं, inputs हम यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, आउटपुट बनाने के लिए। तो जो inputs थे, जो imported inputs थे, उनकी फॉरेन करेंसी वैल्यू बहुत हाई थी, वेराज जो आउटपुट बन के हम सेल आउट कर रहे थे उसकी फॉरेन करेंसी वैल्यू आउटपुट की कम थी। तो जो इनपुट्स की वैल्यू हाई है, आउटपुट पे वैल्यू कम है, तो जो वैल्यू एडेड हो रहा है, वैल्यू एडेड यानी इनपुट्स का वैल्यू एडेड हो रहा है, वो नेगेटिव हो जाता था। हेवी प्रोटेक्शन एंड सब्सिडीज टू इंडस्ट्री लेड टू एक्सेसिव कैपिटल इंटेंसिटी एंड रिलेटिवली लिटिल लेबर एब्जॉर्प्शन। तो हैवी प्रोटेक्शन एंड सब्सिडीज़ जो दी जाती थी इंडस्ट्रीज़ को डोमेस्टिकली, इसके वजह से क्या हो गया, एक्सेसिव कैपिटल इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिवली यूज़ होने लगा, और लिटिल लेबर अब्जॉर्प्शन, ऐसे कैपिटल यूज़ होने लगे जिसका लेबर यूजेज में नहीं आता है, यानी वो कैपिटल, वो मशीन खुद चल सकता है। तो लिटिल लेबर एब्जॉर्प्शन वाली मशीन यूज़ हो रही थी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द कैपिटल इंटेंसिटी इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील वॉज ऑलमोस्ट एज हाई इन कैपिटल पुअर नेशंस सच एज इंडिया एज इट इज़ इन कैपिटल रिच यूएस। तो कैपिटल इंटेंसिटी प्रोडक्शन की जो स्टील में थी वो इतनी हाई थी कैपिटल पुअर नेशंस में, जैसे इंडिया हाई थी कैपिटल इंटेंसिटी कंपेयर्ड टू कैपिटल रिच नेशन। मतलब क्या है कि देखो इंडिया इज़ अ कैपिटल पुअर नेशन, वहाँ पे मशीन ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे लेबर ज़्यादा है, वो लेबर अबंडेंट नेशन है। तो आपको जो भी चीज़ बनानी है अकॉर्डिंग टू एचओ थियोरी, या अगर आप रिकार्डो की थियोरी देखो, कंपैरेटिव एडवांटेज की थियोरी देखो, तो वो क्या कहते हैं कि जो चीज़ अबंडेंट है उस चीज़ से आप जो इनपुट अबंडेंट है, लेबर अबंडेंट है, तो लेबर से जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है वो बनाइए। लेकिन इंडिया जैसे नेशन में जो कैपिटल पुअर नेशन है, यानी वहाँ पे लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हो रहा था स्टील का, और इतना ज़्यादा हो रहा था जो जितना कैपिटल रिच नेशन में भी नहीं हो रहा था। दिस क्विकली एग्जॉस्टेड द merger investment funds available to developing nation and created only a few jobs। इसकी वजह से क्या हुआ, कैपिटल ज़्यादा यूज़ होने लगा जो स्केर्स फैक्टर है, और इस वजह से जो जितना भी मर्जर से इन्वेस्टमेंट फंड आया था
वो सारा एग्जॉस्ट हो गया और सिर्फ थोड़े ही जॉब्स बने, क्योंकि इतना लेबर यूज़ नहीं कर रहा था वो कैपिटल. The result was that most of the yearly increase in labor force of most developing countries had to be absorbed into agriculture and traditional service sector, thus aggravating their unemployment and underemployment problem. तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, इंडस्ट्री सेक्टर जो है वहाँ पे तो लेबर का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लेबर बढ़ रहा है, यानी लेबर की ग्रोथ हो रही है. तो अब उसको कहाँ पे जॉब पे लगाना पड़ रहा था, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे या जो ट्रेडिशनल सर्विस सेक्टर है वहाँ पे. इस वजह से क्या हो रहा था, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था और अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रहा था. मैंने किसी एक वीडियो में आपको अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट के बीच डिफरेंस बताया है, प्लीज़ आप कमेंट में लिख लीजिए. In addition, the hope of finding high-paying job in modern urban sector attracted many more people to the cities than could find employment, leading to an explosive situation. तो क्या होता था कि हाँ, सिटीज़ में हमें हाई पेइंग जॉब मिलेगा तो चलो सब जाते हैं. 50 लोग आ गए सिटीज़ में हाई पेइंग जॉब के लिए, लेकिन सिर्फ 5 जन को जॉब मिल रही है, तो एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो गया. बाकी के 45 लोग जो है 45 लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, दे आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, और इस वजह से एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो जाता है. द हाईएस्ट प्रायोरिटी वॉज गिवन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्रीज एंड द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी with the result of widespread idle plant capacity for lack of funds to purchase needed raw material and fuel imports. तो ये क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को दी गई, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कि न्यू फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करो, परचेज करो, न्यू मशीनरी परचेज करो. देखो, कैपिटल स्केर्स नेशन कैपिटल को परचेज करने ज़्यादा प्रायोरिटी मान रहा है. विद द रिजल्ट, इसके वजह से क्या हो गया, आइडल प्लांट कैपेसिटी जो है, वाइड स्प्रेड आइडल प्लांट कैपेसिटी जो है फॉर लैक ऑफ फंड्स टू परचेज नीडेड रॉ मटेरियल एंड फ्यूल इम्पोर्ट्स. तो जो आइडल प्लांट कैपेसिटी है फॉर लैक ऑफ फंड्स, जितना भी फंड्स नहीं था तो उसको यूज़ करके, मतलब कम फंड्स जो है इसके वजह से हुआ क्या. देखो, मैं एक चीज़ सिंपल, इसको है ना सिंपल तौर पे बताती हूँ. मेरे पास 500 रुपीज़ है, ठीक है, मैंने 500 रुपीज़ से फैक्ट्रीज़ को प्रायोरिटी दे दी. मशीनरी, जो भी मशीन्स है, समझो ये मशीन है, मशीन और फैक्ट्री को प्रायोरिटी दे दी, ठीक है. 550 रुपये फैक्ट्री और मशीनरी पे लगा दिए. अब इस फैक्ट्री और मशीनरी में काम लगाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, मुझे इम्पोर्ट्स फ्यूल भी तो चाहिए रहेगा चलाने के लिए मशीन. ये चीज़ें तो मैंने मंगाई नहीं. तो इस वजह से क्या हो गया, फैक्ट्री और मशीनरी बनती गई, लेकिन वो अब आइडल प्लांट कैपेसिटी हो गया. आइडल प्लांट कैपेसिटी, अब वो प्लांट जो भी है, जो प्लांट में जो ये प्लांट है, उस प्लांट पे फैक्ट्री और मशीनरी तो आ गई, लेकिन अब वो आइडल हो गया प्लांट, क्योंकि वहाँ पे अब फंड्स ही नहीं है रॉ मटेरियल और फ्यूल लाने के लिए. इसका मतलब यही हो गया कि सिंपल टर्म्स में मैं समझाऊँ, मैंने माइक्रो ओवन तो ले लिया, ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख के, 1000 रुपये थे मेरे पास, 1000 रुपये में 3 माइक्रो ओवन मिल रहे थे, मैंने ले लिए. अब मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए सारी चीज़ें लूँ, तो अब वो माइक्रो ओवन क्या है, ऐसे का ऐसा ही पड़ा है. तो वही चीज़ यहाँ पे हो गई कि सारी जो फंडिंग थी उसके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी उसमें क्या रखी कि हम मशीनरी और क्या करेंगे, फैक्ट्रीज़ बनाएंगे. अब फैक्ट्रीज़ मशीनरी बनाते गए, रॉ मटेरियल और फ्यूल लाए नहीं, जिसके वजह से मतलब फंड्स नहीं थे तो वो ला नहीं पाए. इस वजह से प्लांट कैपेसिटी आइडल रह गई, यूज़ नहीं हो रही थी. One shift operation of plants also contributed to excessive capital intensity and low labor absorption in developing nation. एक तरीके का वन शिफ्ट ऑपरेशन ऑफ प्लांट, एक
वन शिफ्ट, जब हम बोलते हैं ना वन शिफ्ट का ऑपरेशन प्लांट्स का, यानी मशीनरी का एक शिफ्ट में जब वो ऑपरेट करता है, वो हम अगर ख़रीद रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा था कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को। लेबर उसमें एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम हो रहा था डेवलपिंग नेशन में। द एफर्ट टू इंडस्ट्रियलाइज टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ऑल्सो लेड टू the neglect of agriculture and other primary sector, with the result that many developing nations experienced a decline in their earnings from traditional export, and some, such as Brazil, were even forced to import some food products that they had previously exported. तो क्या होने लगा कि इसके बाद इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू निगलेक्ट होने लगा एग्रीकल्चरल सेक्टर का, क्योंकि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करके उन्होंने कैपिटल पे ज़्यादा ध्यान दिया। एग्रीकल्चर का निगलेक्ट होने लगा। प्राइमरी सेक्टर जिसपे उनका अबंडेंस था, लेबर अबंडेंस था, प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान देके वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते थे, उसको निगलेक्ट कर दिया। इसके वजह से डेवलपिंग नेशंस में क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। कहाँ से? ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से। जो पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को बेच के, अब वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने उस प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से वहाँ से अर्निंग्स कम होने लगी। ब्राज़ील एक एग्जांपल है जो बाद में चल के उनको फोर्सली इंपोर्ट करना पड़ा फूड प्रोडक्ट्स जो वो पहले एक्सपोर्ट करते थे। तो क्या हो गया, एक चीज़ ऐसे हो गई कि मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि ए हम पर्सन ले लेते हैं। ए पर्सन पहले एप्पल खुद बेचता था, उसको पता था एप्पल लाइक उसका पेशा बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ही वॉज वेरी गुड एट प्रोड्यूसिंग एप्पल, और बहुत स्वीट एप्पल्स उसके वजह से मिलते थे। तो वो एप्पल बेचता था, एक्सपोर्ट भी करता था। अब उसने क्या ध्यान दे दिया, उसने एप्पल पे ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान दिया मशीन मेड प्रोडक्ट्स, यानी जैम पे ध्यान दे दिया। अब जैम में लेबर की ज़रूरत नहीं है, मशीन की ज़रूरत है, लेकिन इसके पास लेबर बहुत ज़्यादा था। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अब इससे क्या हो गया, जैम जो है वो बेचने गया तो उसको बहुत कम रेट पे बेचना पड़ा, लेकिन जैम बनाने के लिए जो इनपुट यूज़ हो रहे थे वो बहुत हाई रेट के थे। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब वो एप्पल पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो अब उसको एप्पल भी इम्पोर्ट करना पड़ रहा था, जो कि वो पहले जिसमें वो बहुत स्मार्ट था, बहुत अच्छे से एप्पल प्रोड्यूस करके स्वीट एप्पल बहुत अच्छे से बेच पा रहा था, एक्सपोर्ट भी कर पा रहा था, अब वो इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन आ गई। Furthermore, the policy of import substitution often aggravated the BOP problems of developing nation by requiring more imports of machinery, raw material, fuel and even food. तो क्या हो गया, इस import substitution के वजह से BOP में भी प्रॉब्लम आने लगी। BOP में प्रॉब्लम कब आती है, जब आपका imports यानी आपका खर्चा ज़्यादा है, इज़ ग्रेटर देन योर एक्सपोर्ट यानी आपकी कमाई। जब आपका खर्चा यानी आपका स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन योर इनकम, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है बीओपी में। ये नेशन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्सपेंडिचर एंड इनकम की मैं बात कर रही हूँ। तो क्या हो गया, बीओपी में प्रॉब्लम कैसे हुआ, क्योंकि वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, मशीनरी, रॉ मटेरियल, फ्यूल। अब फूड का भी वो इंपोर्ट कर रहे थे, तो इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट से अर्निंग नहीं आ रही थी, जो कि हमने पहले देखा। तो अब एक्सपेंडिचर, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो बीओपी में प्रॉब्लम आने लगी। द ओवरऑल रिजल्ट was that those developing nations such as India, Pakistan and Argentina that stressed industrialization through import substitution fared much worse and grew at a much slower rate than those developing nations such as Hong Kong, Korea and Singapore
that from the early 1950s followed an export oriented strategy. तो ये जो नेशंस थे जिन्होंने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कंसिडर किया वो बहुत स्लो रेट पे ग्रो हो रहे थे, वो नेशन से वो डेवलपिंग नेशन जिन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी यूज़ की. It has been estimated that the policy of import substitution resulted in the waste of up to 10% of national income of developing nation. It must be pointed out, however, that a policy of import substitution may be of some benefit in early stages of development, especially for larger developing nation, while an export orientation becomes an absolute necessity later in the development process. तो वो क्या कह रहे हैं कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, 10% ऑफ नेशनल इनकम जो डेवलपिंग नेशन का है उसको वेस्ट कर देता है, खुद को सेट करने में ही वो 10% वेस्ट कर देता है. इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट कि पॉलिसी जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की है वो अर्ली स्टेजेस पे इम्पॉर्टेंट होती है, बट लेटर ऑन एब्सोल्यूट नेसेसिटी हो जाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी को फॉलो करना. Thus, rather than being alternatives, policy of import substitution and export orientation could profitably be applied to some extent sequentially, especially in larger developing nation. This was in fact what Korea did. तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप ऑल्टरनेटिव समझो इसको कि या तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करेंगे या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसके बदले आप उसको सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हो कि अर्ली स्टेजेस पे आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो, बाद में आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूज़ करो. मतलब सिचुएशन देख के आप देन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करो. डोंट यूज़ इट कि या तो ये हम देंगे स्ट्रैटेजी या तो ये स्ट्रैटेजी करेंगे, सीक्वेंस में आप उसको यूज़ करो. ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. अगर आपको ये जो एक्सपीरियंस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का अच्छे से समझ में आया है, डू लाइक द वीडियो. कमेंट करके आप अपना डाउट्स या फीडबैक दे सकते हैं. डू शेयर इट विथ योर classmates and friends, and if you are new to the channel, do subscribe to the channel. Thank you.